Hello everyone. Hello. Mm, Good morning, good afternoon. Hello everyone. So today we are taking this session forward and we will discuss the homework first. Hi everyone, how are you? कैसे हो आप? चलो ठीक है. So let us start the discussion. The in-text exercise 3 was your homework, correct? Your homework was in-text exercise 3, right? Everybody please respond. Everybody, can you hear me? Is the screen visible to you? And can you hear me as well? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिया था आपको, करेक्ट. फाइन. तो चलिए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट है? अच्छा, ऐसे सारे कितने लोग हैं जिनसे जैसे 10 क्वेश्चन दिए, 9 क्वेश्चन दिए, 9 के 9 सारे हो गए? ऐसा कोई है जिससे सारे हो गए? ओके, श्रेयस, गुड. फाइन 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 फाइन. चलो, काफी बच्चे हैं, गुड. ऐसा कोई है जिससे एक भी नहीं हुआ? नहीं हो सकता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ऐसा कोई है जिससे एक भी नहीं हुआ? नहीं, यदि तुम ऐसा बताते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, बिकॉज मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा कि तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल रहो. ठीक है, चलो, ऐसा कोई नहीं है. वेरी गुड. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 में किसी को डाउट है? 1 में किसी को डाउट है? नो, गुड. ओके, क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 बोल रहा है यश. ठीक है, ठीक है. देखो, यहाँ पे डायमीटर जो ऑर्बिट का दिया हुआ है, जो डायामीटर है, डायामीटर इज 20 नैनोमीटर, यानी क्या हो गया? 200 एंगस्ट्रॉम. ये सबको समझ में आया? देखो, आई होप इट इज क्लियर कि 20 नैनोमीटर कैसे 200 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट? नाउ यदि हम इसका रेडियस देखें, रेडियस क्या आएगा? इट विल बी 100 एंगस्ट्रॉम, राइट? अब हमें पता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज a नॉट n स्क्वायर अपॉन z होता है, राइट? तो हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या है? हाइड्रोजन एटम के लिए z1 है, सिंस वी हैव हाइड्रोजन एटम. तो हम लिख देते हैं 100 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, करेक्ट? तो n स्क्वायर आएगा 100 अपॉन 0.529, राइट? तो बताइए वैल्यू क्या आएगी? डोंट यू थिंक दिस वैल्यू विल बी क्लोज टू 200? देखो, तुम अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो, बट ये क्लोज टू 200 ही आएगा. ये 196 आएगा. मैंने अभी चेक किया कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर से. ये अप्रोक्सीमेटली 196 आता है. वैसे तुम्हें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रूट अंडर 200 अप्रोक्सीमेटली 14 आ जाएगा. नहीं नहीं, उतना तो नहीं आएगा. ठीक है, 14, दैट इज द राउंड ऑफ आंसर. फाइन, इट इज द राउंड ऑफ आंसर. राउंड इट ऑफ, राउंडेड आंसर है ये, टू द नियरेस्ट डेसिमल या नियरेस्ट इंटीजर. ठीक है, 2 के बाद नेक्स्ट बताइए. 2 में किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी 2 क्लियर है? ठीक है. क्वेश्चन 3, फाइन. देखो, क्वेश्चन 3 में क्या करना है? क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, देखते हैं, ऑप्शंस देख करते हैं. क्वेश्चन 3 में है, जैसे लिखा है, एनर्जी E1H इज इक्वल टू 1/2 E2 of He2 plus is equal to 1/3 E3 of Li2 plus is equal to 1/4 E4 of Be3 plus. ठीक है, तो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का क्या होता है? हम लोग जानते हैं, इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड ऑर्बिट हमें चाहिए He2 प्लस का, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा -13.6. ठीक है, अब देखते हैं E3 Li2 प्लस, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर.
तो ये आया ये, दिस वैल्यू इज -13.6. नाउ yn was taken 2 because E2 लिखा है ना भावेश, यहाँ पे E2 लिखा है, यानी इट इज टॉकिंग अबाउट सेकंड स्टेट. ठीक है भावेश, भावेश देखो यहाँ E2 क्वेश्चन में लिखा है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन E2, है ना. और क्या कुछ दिया है क्या? E4, हाँ E4 BE कितना है, BE3+, ठीक. तो ये आ जाएगा -13.6 इंटू 4² तो ये आएगा -13.6. अब बताओ इसको 2 से डिवाइड कर, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, तो 2 से डिवाइड करने पे 3 से डिवाइड करने से ये इक्वल होंगे क्या? तो ऑप्शन ए सही है क्या? एवरीबॉडी इज ऑप्शन ए करेक्ट, बिकॉज यहाँ तो क्या लिख रहा है, इट इज लिखा, यहाँ लिखा है कि इसका 1/2, तो इसका 1/2 करोगे तो ये 13, ये तो कभी इक्वल नहीं होगा ना, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं. स्टेटमेंट 2 सही है, बताओ. स्टेटमेंट 2 जो ऑप्शन बी में लिखा है वो क्या लिखा है, देखो वो लिखा है E1H is equal to E2He2 plus is equal to E3Li2 plus is equal to E4Be3 plus, राइट. तो ये बात सही है या नहीं है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड. ये सही है ना? ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं. तो एक ही करेक्ट आंसर है, यही होगा आंसर, और क्या. तो ओके, 3 के बाद बताइए, इसको लिखना है, इसको लिखना है या वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज. आयुष सेज नहीं समझा. क्या नहीं समझा आयुष? सर वो ये ए का सॉल्विंग कैसे किया सर? ए का सॉल्विंग, अरे एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना -13.6 इंटू Z²/n². हाँ, तो वो फॉर्मूला लगाया है. जैसे देखो E1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का, तो इसके लिए N1 है और Z1 है. फॉर्मूला याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ सर. तो वो फॉर्मूला जो है हम लगा रहे हैं. जैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इट इज -13.6 इंटू Z²/n², राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो सर तो फिर E1, E2, E3, E4 का इक्वल आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करेक्ट. तो यहाँ 1/2 बोल रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में इक्वल आ रहा है ना. देखो तो क्या सही है बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी, कौन सा बताओ? बी. तो बी में लिखा है ना कि ये सारे, देखो ये सारे इक्वल आ रहे हैं, और ये चीज बी ऑप्शन में बता रखा है, तो कौन सा सही है? बी वाला सर. ठीक है, यस सर, थैंक यू सर. 3 के बाद बताइए, नेक्स्ट पेज में चले जाए ना. एवरीबॉडी कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज प्लीज टेल मी. ठीक है सर, रुक जाओ पहले. 3 के बाद बताओ नेक्स्ट क्या है. 3 के बाद 4. रुक जाओ, देयर इज अ स्टूडेंट हु इज आस्किंग क्वेश्चन 4. देखो क्वेश्चन लिखा है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v0. देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, Vn इज v0 Z/n, है ना. अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है. तो फॉर Z इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, और फर्स्ट ऑर्बिट की भी बात कर रहा है n, तो ये V क्या आएगा, V1 बोलते हैं, ये V0 आएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, Li किसकी बात कर रहा है, Li2+ की. तो Li के लिए क्या होता है, Z होता है 3, और यहाँ पे किसने बात की है, थर्ड ऑर्बिट. तो थर्ड ऑर्बिट का N3 आएगा. ये समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड. तो V2 क्या आया, V2 आया V0 3/3. तो V2 भी V0 है और V1 भी V0 है. ठीक है, तो यदि V1 को V बता रहे हैं तो V2 को भी V ही बताएंगे ना. तो बताओ क्या सही ऑप्शन है. V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V. ठीक है, नेक्स्ट 4 के बाद बताइए. 4 के बाद 5. सी क्वेश्चन 5 एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. In a certain electronic transition in hydrogen atoms from initial state 1 to final state 2, the reference in radius r1 minus, देखो यहाँ क्या लिखा है, r1 minus r2, जो डिफरेंस है इट इज 24 times r0. ये सबको समझ में आया या नहीं आया? या हम ऐसा लिख सकते हैं r1 minus r2 is 24 a0. ये समझ में नहीं आया? अरे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, in a certain electronic transition in hydrogen atom from initial state 1 to final state 2.
यानी हो क्या रहा है, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में जंप मार रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है कि R2 माइनस R1, जो इनिशियल स्टेट क्या था हमको नहीं पता, ये फर्स्ट ऑर्बिट था क्या था, वी डोंट नो। दिस इज 24 टाइम्स फर्स्ट रेडियस। तो यही दिया है ना क्वेश्चन में, ये समझ में अभी भी नहीं आया? प्रथम तुम्हें समझ में आया अभी? तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि R1 माइनस R2 इज 24। भावेश, तुम्हें यदि जूल पर एटम को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें क्या करना होगा बताओ? अरे यार, ये देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सुन लो भावेश, तुम पूछ रहे हो तो जूल, तो 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो x जूल यदि तुम्हें चाहिए, x जूल क्या करना होगा? x जूल के लिए x जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? x जूल हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू x। ठीक है, देखो ये चीज यहाँ कोई रेलेवेंट नहीं है, एक बच्चा है जो पूछ रहा है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डाउट है भावेश? इज दैट क्लियर? हाँ, तो अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, R1 माइनस R2, तो R1 को हम क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2 इज 24 A0। R1 को हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, ठीक है, हाँ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, ठीक। तो R1 होगा A0 N1 स्क्वायर अपॉन Z माइनस A0 N2 स्क्वायर बाई Z इज इक्वल टू 24 A0। अब यहाँ लिखा है सिंस Z इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा? A0 N1 स्क्वायर माइनस A0 N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 A0। So A0 N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज 24 A0। एवरीवन यहाँ तक क्लियर है? तो A0 कैंसिल हो गया, व्हाट डू यू गेट? N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन में ऐसा करें तो हो सकता है? देखो ऑप्शन ए लिखा है क्या, 5 से 1, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 24, ये सही है। ठीक है, फिर लिखा है 25 से 1, यानी 25 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 624 है, ये गलत है। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सी, ये 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आएगा? 64 माइनस 9 55, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी की बात करें तो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ये आएगा 11, तो ये गलत। समझ में आया 5 का आंसर कैसे हुआ? एवरीबॉडी क्लियर है? फाइन, नाउ कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 7। In Bohr model of hydrogen atom, the ratio between the period of revolution from orbit number 1 to orbit number 2। देखो टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Tn is T0, क्या पढ़ा था बताओ? N क्यूब बाई Z स्क्वायर, राइट? हमने ये पढ़ा था ना? ठीक है वेदांत, लिख लो रिटर्न वेदांत। अच्छा एक काम करोगे, ये लिखने का काम बाद में करोगे क्योंकि तुमको नोट्स तो मिल जाता है ना, डाउट वाला पार्ट छोड़ सकते हो क्योंकि यू गेट द नोट्स ऑफ एवरी लेक्चर, यू कैन राइट इट लेटर, विल दैट वर्क? ठीक है, तो लिखने का काम जो है, ये क्वेश्चन वाला पार्ट छूट भी जाता है, सो डोंट वरी, बिकॉज तुम्हें नोट्स तो मिल जाते हैं, तो उसका टेंशन मत लो, तुम वहां से लिख लेना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हाइड्रोजन एटम की बात करें, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है ना? ये फॉर्मूला क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो Z होता है 1, तो Tn इज सिंपली T0 n स्क्वायर। कोई दिक्कत है? Everybody, is it clear? Tn is T0 n square for hydrogen atom. Now period, तो अब first n is equal to 1 के लिए T1 is T0 into 1 cube, यानी T1 is T0 लिख देते हैं। Now talking about n is equal to 2, तो T2 क्या आएगा? T0 2 cube,
यानी 8 टी नॉट, राइट। पहला T1 टी नॉट है और दूसरा 8 टी नॉट है। सो नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द रेशियो नाउ? T1 is to T2 क्या रेशियो आएगा? T1 is to T2 is T naught is to 8 T naught, so that is 1 is to 8. ठीक है, कोई डाउट है? तो हम आगे बढ़े, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अब क्वेश्चन 9। 8 तो अभी डिस्कस, अच्छा 8 डिस्कस करना है, ठीक है। कमिंग टू 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r एंड 4r। तो देखो, एक r1 है r और r2 है 4r। इज दैट क्लियर एवरीवन? फॉर्मूला कैसे आया? ध्रुविल, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो तुम? ध्रुविल, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो? टी नॉट, अरे ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना ये। अरे ये वाला जो फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू टी नॉट एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकाला था लास्ट लेक्चर में। ध्रुविल, देखो ये बार बार बोलता हूँ, जो लास्ट लेक्चर में होता है डिस्कस, जो पढ़ाया जाता है, उसको आप एक बार जरूर पढ़ के आइए नेक्स्ट लेक्चर में। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट तो करूंगा कि आप फॉर्मूले बिल्कुल याद करके आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। R1 is equal to R and R2 is equal to 4R. R1 is equal to R and R2 is equal to 4R. Is that clear everybody? अब देखो क्या है, R1 by R2 यदि हम देखें तो ये आता है A नॉट N1 स्क्वायर अपॉन A नॉट N2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि Z सेम है। रीजन क्या है? क्योंकि Z सेम होगा ना, सिंस यहां हम बोल सकते हैं सिंस Z इज सेम, यहाँ पे सेम वैल्यू है Z की, तो ये आएगा N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, राइट। तो N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर जो है, दिस इज R अपॉन 4R, सो इट इज हाउ मच? वी कैन राइट N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इज 1 by 4, यानी N1 is to N2 is 1 by 2, यानी दो N1 और N2 का रेशियो 1 by 2 है। यानी हम मान सकते हैं कि एक हम ऐसा ले सकते हैं क्या, N1 को 1 ही ले लेते हैं और N2 को 2 ले लेते हैं, या कुछ भी कर ले, हमें N1 by N2 तो हमें पता है ये 1:2 है। तो T1 by T2 क्या आएगा? T नॉट N1 क्यूब अपॉन T नॉट N2 क्यूब। तो अब N1 by N2 जो है उसका होल क्यूब, तो ये है 1/2 का होल क्यूब, तो ये आएगा 1:8। समझ में आया या नहीं आया? इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे भी हम क्यों ऐसा कर दिए? क्योंकि हमने Z इग्नोर किया, क्योंकि सिंस Z इज सेम, दोनों में सेम है तो Z कैंसिल हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी आर यू क्लियर विथ लास्ट वाला स्टेप? देखो लास्ट वाला स्टेप में हमने क्या किया? प्रथम हम लोग ये जानते हैं कि हमें टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, और हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि Tn इज T नॉट N क्यूब अपॉन Z स्क्वायर। तो T1 क्या आएगा? T नॉट N1 स्क्वायर अपॉन Z1, सॉरी N1 क्यूब अपॉन Z1 स्क्वायर, और T2 क्या आएगा? T नॉट N2 क्यूब अपॉन Z2 स्क्वायर। अब Z1 Z2 सेम है ना, सिंस Z1 is equal to Z2, so we can write T1 upon T2 is N1 cube upon N2 cube. ये समझ में आया या नहीं आया? प्रथम, is that clear now? तो अब N1 यानी कि N1 by N2 का होल क्यूब, अब N1 by N2 क्या है? 1/2, तो 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एंगुलर मोमेंटम J है,
देखो एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं mvr होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, राइट। इसलिए तो सबको पता है ना एंगुलर मोमेंटम को यदि J से लिख रहा है तो J इज mvr एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहाँ पे हाफ mv स्क्वायर आ रहा है। तो देखो J स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर क्या आता है, ये आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर और ये आएगा 2mr स्क्वायर। तो अब देखो क्या आया, ये आया हाफ mv स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी आ जा रहा है। नाउ कमिंग टू बी, jv अपॉन r। देखो ये क्या है, mvr इंटू v अपॉन r। तो ये mv स्क्वायर आया, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें तो j स्क्वायर बाई 2m है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये क्या मिलेगा बताओ, ये मिल जाएगा 1/2 mv स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये भी गलत है। Similarly, you can also check for option D, j स्क्वायर बाई 2। कुछ प्रिंटिंग पंगा है वहां पे। j स्क्वायर बाई 2 तो कभी नहीं होगा क्योंकि m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये तो नहीं। ओके, इज इट क्लियर? हाउ इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ठीक, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। देखो पहला पूछ रहा है कि एनर्जी तुम्हें निकालना है किसका, ग्राउंड स्टेट ऑफ He प्लस। यू नो व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड क्या है? ग्राउंड स्टेट क्या उसे बोलते हैं, ये डिफाइन करेंगे अभी। इट इज द स्टेट corresponding to minimum energy, corresponding to minimum potential energy. We will define it. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एक्चुअली में n इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, अभी आने वाला है आज के लेक्चर में। तो चलो यहाँ पर दिया था तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, ये एक काम करते हैं, ये आज का डिस्कशन के बाद कर लें क्योंकि हमें पढ़ना ही है एक्चुअली फिर से। बोलो, किसी को डाउट है, कुछ बोलना चाह रहे हो? somebody was raising hand। मतलब ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट करके डिस्कस तुरंत इसको कर लेंगे। किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में। लेट अस कम डाउन टू द नेक्स्ट पेज डायरेक्टली। इसी को हटा देते हैं। अब देखो क्या है, ग्राउंड स्टेट वाली बात हम काट देते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली टॉपिक लिखते हैं, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। राइट डाउन एक टॉपिक लिखे, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन? तो अब देखो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर हाइड्रोजन z इज 1, फॉर हाइड्रोजन z इज 1, सो एनर्जी इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हाइड्रोजन एटम, राइट।
एवरीबॉडी क्लियर है ना? हाइड्रोजन एटम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एनर्जी फर्स्ट स्टेट का क्या होगा? एनर्जी फर्स्ट स्टेट का होगा -13.6, n इज इक्वल टू 1 पुट किया। इज दैट क्लियर? एनर्जी सेकेंड स्टेट का क्या आएगा? -13.6 अपॉन 4। क्या आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करो। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। एनर्जी थर्ड स्टेट का क्या आएगा? -13.6 अपॉन 9, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ एनर्जी फोर्थ स्टेट का क्या आएगा बताओ? -13.6 अपॉन 16, ये कैलकुलेट करके कितना आएगा बताओ? -0.85। ठीक है, देखते हैं। हाँ, दिस इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो क्या है, एनर्जी इनफाइनाइट की क्या होगी? इनफाइनाइट स्टेट का मतलब आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? इनफाइनाइट स्टेट का मतलब आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ रहा है ना? तो -13.6 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 आने का मतलब समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से चला गया। हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिट है। हाँ, हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट है, बट हमने इतने सारे क्यों एक्सप्लेन किए? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इतने सारे एनर्जी लेवल्स क्यों डिफाइन करते हैं? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस कि हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, देन व्हाई डू वी गो फॉर दीज मंथ्स? अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट भी तो कर सकता है, एनर्जी लेकर के ऊपर जा सकता है ना, ठीक है। मान लो एक बच्चा एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहता है, सिर्फ अकेले रहता है वो, तो वो अलग अलग बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर कहीं भी जा सकता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी ले करके हायर एनर्जी में जा सकता है। इट कैन अंडरगो एक्साइटेशन। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तो चलते ही रहता है। तो एनर्जी लेवल्स कैसे निकाले? इसमें एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकालने में तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या है कॉन्सेप्ट, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है ग्राउंड स्टेट का। जैसे इधर हम लोग प्लॉट करते हैं, लेट अस राइट इट। इधर हम लिख लेते हैं एनर्जी, ठीक है। और देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी कितनी आई? ये आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी क्या आई? n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी क्या आई? n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी आई -1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 की एनर्जी क्या आई? ये आ गई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n इज इक्वल टू 5 की एनर्जी क्या आएगी बताओ? सिमिलरली यदि हम देखें तो n इज इक्वल टू 5 की एनर्जी है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट की एनर्जी क्या होगी बताओ? उसी तरह से यदि हम n इज इक्वल टू इनफाइनाइट डिफाइन करते हैं, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसकी एनर्जी होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां का मतलब क्या है? आयनाइजेशन। इनफाइनाइट स्टेट का मतलब आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को भूल गया है, इसलिए अब उसकी एनर्जी 0 हो गई। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, तो मुझे लग रहा है कि मैं स्पेसिंग नीचे ऊपर जाने पे कम करता जा रहा हूं। 1 और 2 के बीच में सबसे ज्यादा गैप छोड़ा है, और 2 और 3 के बीच में गैप कम किया, फिर दिख रहे हो कि स्पेसिंग कम करता जा रहा हूं। क्या रीजन है? ऐसा तुम्हें क्या लग रहा है? क्या तुम्हें कोई मिस्टेक लग रहा है? मुझे बराबर स्पेसिंग देना चाहिए था, या इसमें कुछ ऐसा ट्रिक इन्वॉल्व है? गुड श्रेयस। डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स नीचे जाने से ऊपर जाने पे कम हो रहा है। तुम जरा समझने की कोशिश करो कि ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है, इफ यू टॉक अबाउट दिस डिफरेंस, देन ये डिफरेंस कितना है देखो तुम। दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और ये वाला डिफरेंस जरा देखो तो कितना है?
ये जरा देखो क्या है, तुम बताओ 1.81 है और ये 3.4 है, ठीक है ना। तो ये कितना आया 1.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये जरा डिफरेंस देखो तो ये और कम हो जाएगा। ये जरा डिफरेंस देखते हैं हम, 1.81 माइनस 0.85, तो ये 0.96 होता है। तो तुम देख रहे हो एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, इसलिए मैंने स्पेसिंग कम किया है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये डायग्राम गलत नहीं बनाया है, ये स्पेसिंग में बार बार कम करता जा रहा हूं बिकॉज एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है और इधर हम एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा स्पेस दिया है, यहाँ थोड़ा कम स्पेस दिया है, यहाँ और कम देंगे, यहाँ और कम देंगे, और ये एकदम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो यहाँ सबसे ज्यादा, फिर यहाँ इस तरह से कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ये समझ में आया? डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? डेल्टा ई जो है दैट इज द एनर्जी डिफरेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे जैसे एन बढ़ रहा है एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है ना। डेल्टा ई क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डेल्टा ई है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स। हाँ कम होगा, उसके बाद वो डायग्राम मतलब जगह उतना नहीं था ना, लिखना भी था मुझे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर पाया। तुम्हारे लिए पॉसिबल है तो तुम बना लो। जैसे 2 और 3 के बाद ये वाला और नजदीक आना चाहिए था, बट मुझे लिखने के लिए भी तो जगह चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने इतना ही स्पेसिंग दिया, इससे ज्यादा नहीं लिया। एन स्क्वायर होगा, हाँ ऑब्वियसली एन स्क्वायर है, मतलब तुम मान सकते हो कि इसके ये एक्चुअली एन स्क्वायर भी नहीं होगा, ये होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है श्रेयस? ये एन स्क्वायर नहीं होगा, ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कम होता जाता है। हम एक रफ वैल्यू बता रहे हैं, हम डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम लिखेंगे क्या कि डेल्टा ई इंक्रीजेस, सॉरी डेल्टा ई डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि एनर्जी डिफरेंस कम होता है जैसे जैसे एन इंक्रीज होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। हमने पहली चीज ये समझने की कोशिश करी है कि एनर्जी निकाले हैं फॉर्मूले के हिसाब से, उसके बाद देखा है कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है, जैसे 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, 2 और 3 में कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे और कम होता जाएगा। फिक्स प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं है, ये तो एक रैंडम है वैल्यू है ना, जो हमने मैथमेटिकली जो निकाला है वही है। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन फ्यू थिंग्स। सी, ग्राउंड स्टेट एक टर्म होता है, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट बताओ? इट इज द स्टेट, it is the state corresponding to minimum potential energy, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं corresponding to minimum total energy। ठीक है, it is the state corresponding to minimum total energy for an electron। ये बात समझने कि देखो ग्राउंड किसको बोलते हैं, मान लो तुम सपोज चले जाते हो शिमला, तो शिमला इज अ क्या बोल सकते हैं, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड और जो मुंबई का ग्राउंड है उनके बीच में डिफरेंस है ना, बिकॉज मुंबई इज एट द सी लेवल, तो वो नीचे है थोड़ा, एंड शिमला इज लिटिल अबव बिकॉज इट इज अ हिली एरिया। तो मुंबई का जो ग्राउंड है और जो शिमला का ग्राउंड है वो सेम लेवल पे तो नहीं है, बट शिमला में जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है हम उसको ग्राउंड बोलते हैं, और मुंबई में जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है हम उसको ग्राउंड बोलेंगे, ठीक है। तो जहां पे भी जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी होगा उसको हम ग्राउंड बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ग्राउंड का मतलब क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उससे नीचे नहीं गिर सकता है। तो यहां पे क्या होगा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, फॉर एन इलेक्ट्रॉन व्हाट इज ग्राउंड स्टेट, for an electron ground state is equal to
n इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया? फर्स्ट ऑर्बिट जो है वही ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो यहां पर ही इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो हम इसको बोलेंगे GS यानी ग्राउंड स्टेट। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ लेट अस कम टू एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं? T इज मोर देन मिनिमम T। क्या पूछना चाह रहे हो? एक्साइटेड स्टेट क्या है? हायर एनर्जी स्टेट्स जो है, हायर एनर्जी स्टेट्स, हायर एनर्जी के जो स्टेट्स हैं दे आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जो हायर एनर्जी वाले स्टेट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। ये समझ में आया? अरे जैसे मान लो, जैसे हम ऐसे समझे थे, बॉल वाला एग्जांपल हमने लिया था, तो बॉल के लिए ग्राउंड स्टेट यदि यहाँ है तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट फॉर द बॉल, और ये हम एक तरह से बोल सकते हैं आयनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चला गया तो बॉल वापस नहीं आएगा, राइट? क्या कुछ हायर देन GS? हाँ ठीक है। तो अब यहां से यहां तक जितने स्टेट्स हैं ये इसके लिए क्या होंगे? एक्साइटेड स्टेट्स होंगे ना। इज दैट क्लियर? बिकॉज यहाँ पे बॉल जाएगा तो फिर वापस आएगा। एट इंफिनिटी एनर्जी इज मिनिमम, नहीं सोनाली, इंफिनिटी पे एनर्जी 0 है और ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी नेगेटिव है, राइट? अरे एनर्जी मिनिमम इंफिनिटी पे है क्या? इंफिनिटी पे एनर्जी 0 है और फर्स्ट स्टेट पे एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है? तो कहां है मिनिमम? ग्राउंड स्टेट पे। तो अब हायर स्टेट्स का मतलब क्या है? यदि n ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इनफाइनाइट है तो हम इसको बोलेंगे ना एक्साइटेड स्टेट। ये समझ में आया? अरे 1 से ऊपर बट इंफिनिटी से, इज दैट क्लियर? मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम तो डिफाइन करते ही नहीं है, मिनिमम की ही बात करते हैं। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, तुम इस बॉल को लात मार दो ये चला जाए स्पेस में या फिर कहीं और गैलेक्सी में चला जाए। मैक्सिमम तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम 0 डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम डिफाइन कर सकते हैं। आयनाइजेशन जरूरी थोड़ी है तुम इतना एनर्जी दे दो कि चला जाए स्पेस में, बॉल को लात मार दो, तो मैक्सिमम थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं। फाइन। तो n इज इक्वल टू 2 को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये समझ में आया? अरे पहला एक्साइटेशन क्या होगा? जैसे तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर पे तुम मिनिमम ऊपर जा सकते हो ना। जैसे तुमको बिल्डिंग चढ़ना है तो तुम ग्राउंड फ्लोर पे थे, मिनिमम एनर्जी। फर्स्ट फ्लोर क्या होगा? पहला एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3। सेकेंड फ्लोर क्या होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? थर्ड फ्लोर के बाद फोर्थ फ्लोर क्या आ जाएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। इसी तरह से n इज इक्वल टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन। और यदि हम ऐसे डिफाइन करें nth एक्साइटेड स्टेट, nth एक्साइटेड स्टेट, तो व्हाट इज nth एक्साइटेड स्टेट? इट इज n प्लस 1th शेल। जैसे फर्स्ट फ्लोर क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर होता है दूसरा वाला मंजिल, सॉरी, हाँ सही है सही है, फर्स्ट फ्लोर होता है दूसरा वाला मंजिल, फिर सेकंड फ्लोर क्या होता है? तीसरा वाला। तो लाइकवाइज nth एक्साइटेड स्टेट क्या है? n प्लस 1th शेल। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल टू 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है? दूसरी बार एक्साइट करके जहां पहुंचेगा तो n इज इक्वल टू 3 ना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या है? तीसरी बार एक्साइट करने पे कहां पहुंचेगा? तो n इज इक्वल टू 4 है। तो ये सबको क्लियर है क्या? ओके लिख लो फिर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन। अच्छा ये ड्रॉ करने में टाइम लगेगा तो तुम अभी ड्रॉ करोगे या फ्रेश में घर पे ड्रॉ करोगे? बिकॉज इसमें तुमको मिल जाएगा। कैसा करना है बताओ? अभी करोगे? बिकॉज तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि अभी करोगे तो तुम्हारा, करो फिर अभी करो।
रफ ड्राइंग कर लो, रफ ड्राइंग कर लो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वैसे ये नोट्स तो तुमको मिल ही जाते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को आयनाइज्ड कैसे कह रहे हो? इलेक्ट्रॉन थोड़ी आयनाइज होता है। अरे भैया आयनाइज्ड एटम होता है, बट आयनाइजेशन तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना। निखिल, इज दैट क्लियर? आयनाइज एटम होता है बट भागता तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब हम आयनाइजेशन बोलेंगे तो आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन भागा ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ठीक है, स्क्रॉल अप कर रहा हूं गणेश। ओके डन। नाउ रफ ड्रॉ कर लो यदि करना है तो। गणेश हो गया? गणेश बताओ यार, जवाब दे दो। डन एवरीबॉडी? ठीक है। सो नाउ कैन वी कम बैक टू द क्वेश्चन जो हमने बोला था, क्वेश्चन नंबर 10। अब ट्राई करो सब लोग, तुमको पता है व्हाट इज ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। कैन यू नाउ अगेन ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने उस वक्त बोला था कि वो कर लेंगे, अभी वो ट्राई करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो सब लोग। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट समझ में आया ना? ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड फ्लोर पकड़ लो, और उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया? फर्स्ट फ्लोर यानी दूसरा वाला मंजिल। ओके नाउ लेट अस मूव टू ऑप्शन ए। ऑप्शन, अच्छा 10th कितने लोग का हो गया? चलो ठीक है, गुड गुड। ओके ठीक है, कितने लोग का नहीं हुआ 10th? चलो बहुत लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। सृष्टि, व्हाट आर यू ट्राइंग टू राइट? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ओके डन। ओके देखो, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ He प्लस, यानी एनर्जी फर्स्ट स्टेट He प्लस का हमें निकालना है। तो ये आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, है ना? तो ये कितना आएगा बताओ? ये कितना आएगा? ये आएगा -54.4, करेक्ट? तो ए किसके साथ मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है 4 के साथ, ठीक है? सो ए इज मैचिंग विथ 4 4th, ठीक है। वैसे एक ही ऑप्शन, नहीं नहीं एक और है, बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, राइट? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स E1। तो ये आएगा -2 इंटू 13.6, क्योंकि वो -13.6 होता है, तो आएगा 27.2। तो B इज मैचिंग विथ किसके साथ बताओ? B इज मैचिंग विथ 2। उसी तरह से यदि हम C देखें, वैसे इतने में ही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो अब देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टोटल एनर्जी। पता है ना, 1:-2:1 वो रेशियो पता होगा। अब देखो क्या है, इसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी E3 ऑफ He प्लस, राइट? तो ये आएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बताओ? 13.6 इंटू 4/9, अप्रोक्सीमेटली 6.04। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है?
पीई इज 2 टाइम्स टीई, हाँ करेक्ट, हाँ हाँ वैसी उसी रेशियो से कर रहे हैं, उसी रेशियो से कर रहे हैं। तो सी इज मैचिंग विथ 1। नाउ डी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He प्लस। गणेश क्लियर नहीं हुआ अभी तक? गणेश तुम्हें क्लियर हुआ? वही रेशियो यूज कर रहे हैं। अरे प्लीज जवाब दे दिया करो यार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर डी, देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा He प्लस का। यदि हम एनर्जी निकाले फर्स्ट ऑर्बिट का He प्लस का, तो वो कितना आता है बताओ। हम यदि एनर्जी निकालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का तो क्या आएगा वो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट। तो जेड स्क्वायर 2 है, तो ये आया क्या -54.4। तो आयनाइज करने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, कितना एनर्जी दें ताकि ये 0 हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसको कितना पोटेंशियल देने से आयनाइज होगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया +54.4 वोल्ट। तो डी इज मैचिंग विथ थर्ड। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नहीं ठीक है, तुम शॉर्टकट लगा दो, बट मुझे तो सब कुछ एक्सप्लेन करना है ना। तुम सॉल्व कर सकते हो भाई एनी शॉर्टकट, बट मुझे तो एक एक चीज एक्सप्लेन करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। यू कैन यूज शॉर्टकट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो दैट इज व्हाई आई हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड इट। सी प्लस कैसे किया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक है वेदांत, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कैलकुलेट दी lambda max which can ionize an electron from ground state of hydrogen atom, from ground state of hydrogen atom। n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, हम एक्साइड करके भेज सकते हैं ना ऊपर। अरे यश, इज दैट क्लियर? n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 1 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है इंटीजर। इन अभी आपको लेमडा निकालना है इन नैनोमीटर, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। यश, इज दैट क्लियर? यश, तुम्हें बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सेल तो 7 होते हैं, किसने बताया तुम्हें सेल 7 ही होते हैं? अच्छा, हमने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या कि सेल टोटल 7 होते हैं? क्या क्या बोल रहा है? तो अरे हमने सीखा है कुछ भी हो सकता है ना, 1 से लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। यश, सेल्स के नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। तुम कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो, कोई लिमिट थोड़ी है। गणेश इज 91 नैनोमीटर। गुड गणेश, गुड, तुम्हारा आंसर सही है। गुड, वेरी गुड, गुड आर्यन, ठीक है, तुम्हारा भी आंसर सही। प्रथम, चलो बहुत लोगों ने आंसर किया, प्रथमेश, रजत, अथर्व, शरायु, गुड। चलो अदिति भी आंसर कर रही है, गुड। अब ये तुक्के तो नहीं मार रहे हो ना, एक ने 91 बोला तो सबने 91 बोल दिया। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, देखो हम समझने की कोशिश करते हैं
कि इसको कैसे आंसर करेंगे। n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और n इज इक्वल टू इनफाइनाइट की एनर्जी होती है 0। तो अब पूछा जा रहा है लेमडा मैक्स। जब लेमडा मैक्स होगा तो एनर्जी मिनिमम होगा, ये समझ में आया सबको, क्योंकि E होता है hc बाई लेमडा। तो जब लेमडा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगा। अब जैसे ये वाला हमको क्या करना है, हमको यदि फर्स्ट स्टेट से इंफिनिटी पे लेके जाना है तो हमें +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना है। ये सबको समझ में आ रहा है? और इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो आयनाइजेशन एनर्जी ये बताओ, अब बताओ माइनस ये 13.6 पे आयनाइज होता है तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो आयनाइज नहीं होगा क्या? 13.6 से ज्यादा देंगे तो? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ वही लिखा है हमने गणेश। मान लो 13.6 पे से ज्यादा दे दिया तो क्या होगा? आयनाइज होगा। तो 13.6 क्या है? 13.6 is the minimum energy which is required for ionization. ये समझ में आया? 13.6 is the minimum energy which is required for ionization. Is that clear? तो जब एनर्जी मिनिमम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन में मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों पूछा है? कैलकुलेट द लेमडा मैक्स। समझ में आया कि लेमडा मैक्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो 13.6 भी आयनाइज करेगा, 14 भी कर देगा, 15 भी कर देगा, 16 भी कर देगा, 17 भी कर देगा, 20 तक करेगा, कुछ भी कर सकता है 13.6 से ज्यादा। तो 13.6 तो मिनिमम हुआ ना, 13.6 तो मिनिमम हुआ। तो जब एनर्जी मिनिमम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो अब देखो एनर्जी मिनिमम क्या है? 13.6। तो लैम्डा क्या आएगा इन नैनोमीटर? वो फॉर्मूला होता है ना 1240 अपॉन 13.6, तो ये आएगा 91 के आसपास, 91 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर? मैक्स नहीं दिया होता तो निकाल, जब भी दिया होगा तो मैक्स ही दिया होगा, टेंशन मत लो, मैक्स ही दिया होगा जब भी दिया होगा तो। क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, यदि लेमडा मैक्स नहीं लिया तो क्वेश्चन ही नहीं बना फिर। इसमें किसी को डाउट है कैसे आया लेमडा मैक्स? एनीबडी, किसी को डाउट है? ठीक है, इसको लिख लो फिर एक बार। लेमडा मिनिमम नहीं पूछ सकता है प्रथम। अच्छा ये बात समझ में अच्छा ये सबको चमक गया ना कि लेमडा मैक्स क्यों पूछा गया है? इज इट क्लियर? ये सबको चमका या नहीं चमका? चलो ठीक है, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्वेश्चन है ये, in nanometer which can excite an electron from the ground state to first excited state in hydrogen atom। ठीक है, लेमडा मिन पे आयनाइज नहीं होगा। अरे आयनाइज होगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। लेमडा मिन तो जीरो, तुम इनफाइनाइट एनर्जी दे दो आदित्य, इनफाइनाइट एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट के साथ निकलेगा। ये माइनस क्यों बता रहे हो प्रथमेश? व्हाई हैव यू गिवन माइनस साइन? ठीक है सर, आयु योर आंसर इज करेक्ट।
ठीक है गुड। सरायु, आर्यन, गणेश, प्रथमेश, रजत, सबका आंसर सही। ठीक है गुड, वेरी गुड। ठीक है, निखिल भी करेक्ट, गुड। कि मैं गुड। सृष्टि ठीक है, सही है, गुड। देखो बड़ा आसान है। ठीक है, सही है श्रेयस, सही है तुम्हारा। n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी है -13.6, n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी है -3.4। तो हम इसको कितना एनर्जी दें बताओ कि ये जस्ट इसके ऊपर चला जाए। तो इनका डिफरेंस देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो लेमडा इन नैनोमीटर क्या आएगा? 1240 अपॉन 10.2। So this will be 1 to 1.56 nanometer. Everybody clear? Everybody बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें किसी को डाउट है? ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रॉन, अक्षय कह रहा है स्क्रोल अप। ठीक है, अक्षय कर रहा हूं। रिटर्न अक्षय, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in the first orbit of hydrogen atom. An electron is present in the first orbit of hydrogen atom. ठीक है? It is irradiated by multiple photons having different values of energy. Having different values of energy. Which of the following photon will be absorbed? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 14.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इरेडिएटेड मतलब इंसिडेंट हुआ। इसके एक से ज्यादा आंसर है वेदांत। देयर आर मोर देन वन आंसर्स। इट इज अ मल्टीपल करेक्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज 10.2, this is 13.6, this is 14.0 and this is 9. Okay. आयुष गुड, तुम्हारा आंसर सही है। श्रेयस, गणेश तुम्हारा आंसर सही है। श्री योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, गुड। नहीं सृष्टि, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। हाँ, सोहम, सुमति, गुड। सुमति वेरी गुड। प्रथमेश वेरी गुड, सही है आपका आंसर। आदित्य सही है, गुड। Actually, Ganesh, it can be more than 13.6. ये समझने की कोशिश करो, ऑप्शन है ए, बी और सी आंसर है। देखो, हम समझने की कोशिश करें, यदि फर्स्ट स्टेट की बात करें, दिस इज फर्स्ट स्टेट, तो एनर्जी -13.6 होता है। सेकेंड स्टेट की बात करें तो -3.4 होता है।
थर्ड स्टेट की बात करें तो होता है -1.51, ठीक है, इस तरह से। और इनफाइनाइट की बात करें तो एनर्जी होता है 0। तो अब देखो 10.2 तो यही आ गया, तो ये तो एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। ये समझ में आ रहा है? अरे अच्छा ये बताओ 10.2 एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। चमक रही है बात? 10.2 तो एक्सेप्ट करेगा ना? अच्छा अब एक बात बताओ, 8 एक्सेप्ट करेगा क्या? 8? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। 8 एक्सेप्ट करेगा? नहीं। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यदि तुम देखो तो ये 12.09 है, तो इसका डिफरेंस तो और ज्यादा होगा, तो 9 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। एक तो 10.2 फिर 12.09, तो उसके ऊपर ही आएगा। तो ये समझ में आ रहा है सबको कि 9 एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये ऑप्शन हमने काट दिया। 10.2 एक्सेप्ट करेगा। अच्छा 13.6 एक्सेप्ट कर सकता है क्या? 13.6 तो ये वाला अलाउड है ही ना, तो 13.6 एक्सेप्ट करेगा। अच्छा 14 एक्सेप्ट करेगा क्या? 14 भी एक्सेप्ट करेगा, ये निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। 14 भी एक्सेप्ट करेगा। तो आंसर है ए, बी एंड सी। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, गुड। इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। तो ये समझ में आया कि आंसर ए, बी और सी कैसे है। कितने लोग को नहीं समझ में आया बताओ? यू आर अनम्यूटेड, यू कैन स्पीक अप। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट किया हुआ है मैंने। ये समझ में आया नहीं आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, फर्स्ट से सेकंड में आराम से जा सकता है। देखो 8, क्योंकि 8 के बीच में कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं, तो जाएगा कहां से? जैसे तुम या तो ग्राउंड फ्लोर पे रहोगे या फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे, हवा में तो कोई लटका हुआ होगा नहीं। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है ये नहीं समझा। क्वेश्चन पूछना ये चाहता है कि कौन कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब होगा और कौन कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया? सोनाली, इज दैट क्लियर? अरे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो कौन कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और कौन कौन सा नहीं करेगा। अरे फोटोन कौन सा एब्जॉर्ब करता है? हाँ 14 होगा। अरे जैसे मार्केट में तुम गए और 500 के ही नोट चलते थे, तो कौन कौन सा चलेगा? 100 रुपए का ट्रांजेक्शन होगा क्या? दुकानदार को 100 रुपए दोगे तो लेगा। तो अब जब बाजार में सिर्फ 500 के ही नोट चलते हैं, तो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन दुकानदार ले लेगा? 500 ले लेगा, 1000 ले लेगा, 1500 ले लेगा, 2000 ले लेगा, 1200, 1300, 1400 नहीं लेगा ना। तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा लेगा। अगर 13.6 से ज्यादा हो रहा है तो हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, करेक्ट। तो अब ये समझ में आया कि कौन कौन सा लेगा और कौन कौन सा नहीं लेगा। ये ले लेगा बिकॉज इसके अलाउड है। 9 के अलाउड कुछ है ही नहीं 9 के आसपास, तो ये नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? सोनाली, इज दैट क्लियर नाउ? सोनाली प्लीज रिस्पॉन्ड। व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन तो आपको रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। ठीक है फाइन। तो अब देखो दिस वाज इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्स थ्योरी। ये लिख लिया था ना सबने? 10.2 के ऊपर नहीं। अच्छा ये बताओ 10.2 के ऊपर बोल रहे हो, 11.6 एक्सेप्ट करेगा क्या? 11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट करेगा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। 11.6 एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 10.2 के बाद सीधा जो अलाउड है वो 12.09 है, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे आपको देखना है, क्वांटाइजेशन है, करेक्ट। फाइन, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बोर्स थ्योरी। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के दो पार्ट है, हमने पार्ट 1 कवर किया है अभी, बट एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो देखो पार्ट 1 में हमने क्या सीखा। पार्ट 1 में किसी को डाउट है बोर्स थ्योरी में? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बोर ने क्या इंट्रोड्यूस करी? क्वांटाइजेशन। और उसके बाद बहुत सारे पैरामीटर्स डेराइव किए, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट वगैरह बताया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा,
ठीक है, उसमें एनर्जी लेवल्स डिफाइन किए, ग्राउंड स्टेट के, एक्साइटेड स्टेट के, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़े, जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी जो है बोर्स थ्योरी का, पार्ट 2। मान लो जैसे बोर्स थ्योरी एक मूवी है, तो ये तुम्हारा इंटरमिशन है, इंटरवल है। तो पार्ट 1 तक कोई डाउट है? क्लाइमैक्स, हाँ क्लाइमैक्स आएगा, लास्ट में आएगा। तो पार्ट 2 जो है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब देखो ऑब्वियसली अब आगे की कहानी क्या है, देखो यहाँ पर एक कहानी है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे, उनके नाम क्या थे, उनके कुछ ऐसे नाम थे जैसे लाइमन, ये साइंटिस्ट के नाम है, बामर, पास्चन। अब ये नाम है इन पे, ब्रैकेट, ये देखो लोगों के नाम है ना, फंड, हम्फ्री, ये सब साइंटिस्टों के नाम है। और ये साइंटिस्ट किस तरह थे, ये आपको इन सीक्वेंस में याद करने हैं। अब ये साइंटिस्ट कैसे थे पता है, ये इस सीक्वेंस में वैसे तुमको याद करना पड़ेगा। ये साइंटिस्ट क्या करते थे, ये स्पेक्ट्रल लाइन पे these scientists were working, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, were working on line spectra। अब देखो ये साइंटिस्ट कैसे थे पता है, ये साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? ये जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने वाले। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि लॉजिक बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहानी पढ़ते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट वाले साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ना, हाँ इन्होंने बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स को ये सबके सामने लेकर के आए थे। तो अब जो बोर्स थ्योरी में जो पार्ट 2 था, उसमें ये स्पेक्ट्रल लाइन वाले पार्ट को भी तो एक्सप्लेन करना था ना। एवरीबॉडी समझ में आ रही है बात? ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या था, ये कैसे हुआ, ये हम देखने वाले हैं आगे की बात। बट ये सारी जो चीजें ये लोग जो साइंटिस्ट कर रहे थे, इनको भी एक्सप्लेन करना था बोर को। क्योंकि देखो साइंटिस्ट कोई थ्योरी बनाता है, इसका मतलब बाकी सारे लोग जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उन सबके हिसाब से सही होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगा। तो ये सारे साइंटिस्ट जो हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस पे काम कर रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रम पे काम कर रहे थे, तो इनकी जो बात थी उनको भी एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो वो बोर ने कैसे एक्सप्लेन किया और वो एग्जैक्टली था क्या, वो हमें देखना है। ठीक है एवरीबॉडी, ये टॉपिक आप ऊपर वाला लिख लीजिए। तो ये कहानी का दूसरा भाग है, मतलब क्या, पार्ट 2 नहीं है, मतलब इंटरमिशन के बाद का चीज। एवरीबॉडी रिटर्न। सेकेंड लास्ट नेम इज फंड, PFUND। अब ये नाम है इनके, इसमें P साइलेंट है। इनके नाम के लिए निमोनिक है ना, तुम ऐसे देखो, लेके, भागो, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, हैमबर्गर, जो भी बना लो, लेके, भागो, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। ये निमोनिक है, तुम इसको याद कर सकते हो यूज करके, लेके, भागो, पास्ता, बर्गर, पिज्जा। हम्फ्री तक जाता नहीं है एक्चुअली, इसलिए इनके नाम याद रखने हैं बिल्कुल, और इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ऐसे लेके, भागो, पास्ता, बर्गर, पिज्जा। ये नाम बनाने याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, तुमको इस सीक्वेंस में याद रहे, लेके, भागो, पास्ता, बर्गर, पिज्जा। ब्रैकेट कौन नाम रखता है, उसने रखा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
यही सीक्वेंस में याद करना है। रिटर्न ये निमोनिक यूज कर सकते हो, लेके भागो पास्ता बर्गर पिज्जा, हैमबर्गर बना लो, जो भी कर लो। रिटर्न एवरीवन, एवरीवन ये निमोनिक भी लिख लिया ना सबने? ये याद होना चाहिए, ऐसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अब देखो हम सबसे पहले तो जानते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, फिर हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे पढ़ा ना, इट इज सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वो तो तुम जानते ही हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उससे जो मिलता है हमें स्पेक्ट्रम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, कोई भी वेव्स को अरेंज करो तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है। अब स्पेक्ट्रम जो है उसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है बेस्ड ऑन नेचर। बेस्ड ऑन नेचर मतलब वो नेचर कैसा है उसका। और दूसरा है बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि वो ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। पहला उसका नेचर कैसा है और दूसरा वो ओरिजिनेट कैसे हो रहा है। तो अब नेचर के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स, एक तो कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है, डिस्क्रीट। एक जो है कंटिन्यूअस है और दूसरा क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में एक होता है लाइन और दूसरा होता है बैंड। ओरिजिन के बेसिस पे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एवरीबॉडी ये लिख लो पहले तो। और लाइन स्पेक्ट्रा एटम्स के लिए होता है और बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। हमें क्या पढ़ना है? हमें लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ना है हाइड्रोजन एटम का, तो इसलिए पहले राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए आप लोग। एवरीबॉडी डन? ठीक है, वंस यू आर डन टेल मी। ठीक है डन, सब लोग लिख लिया, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो देखो अभी क्या है, सबसे पहले चीज हम जो पढ़ रहे थे कि स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे हम, है ना? तो बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर हमने पढ़ा एक तो कंटिन्यूअस और दूसरा क्या पढ़ा था, डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है? देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात करें तो मान लो जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है? प्रिज्म में आया व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट आया, दिस इज बीम ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये प्रिज्म से पास होगा तो तुम्हें स्क्रीन पे क्या मिलेगा, ये विवग्योर में सेपरेट हो जाएगा, राइट? यू विल गेट विवग्योर, इज दैट क्लियर? और ये विवग्योर कंटिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा बताओ? ये विवग्योर, ब्लैक वाला पेज दिखाओ ना प्लीज। ब्लैक वाला पेज कहां था कुछ? अच्छा बैक वाला पेज। ओके रिटर्न हो गया, एवरीबॉडी डन? पुराना वाला किसने बोला था, हो गया उसका? ठीक, तो आ जाते हैं वापस इस पे। देखो क्या है, जैसे हमने व्हाइट लाइट को पास किया एक प्रिज्म के थ्रू, हमने एक व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म के थ्रू, तो हमें क्या मिला, ये स्पेक्ट्रम मिला। अब ये कंटिन्यूअस कलर्स हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न होता है एक 7 कलर्स का, जैसे रेनबो देखा होगा तुमने।
तो अब ये जो 7 कलर्स होते हैं वो तो कंटिन्यूस ही होते हैं, राइट? तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। हाँ, जब तक लाइट होगी, ऑब्वियसली लाइट नहीं होगी तो तुम देखोगे ही नहीं ना, अंधेरे में वैसे भी कुछ दिखता नहीं है, लाइट होगी तभी तुम कुछ देख पाओगे, तो उसमें ऑब्वियसली लाइट रहना ही चाहिए, और ये व्हाइट लाइट से विवग्योर बनेगा। अब यदि हम बात करें तो देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आता कहां से? सी, समझने की कोशिश करो कि एटम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। एटम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। अब मान लो तुमने एक ब्लॉक को हीट किया, तुमने एक ब्लॉक को हीट किया है, जैसे ब्लॉक को हीट किया मतलब ऐसा करो, एक पतीला रख दो चूल्हे पे, अगर एक पतीला रखो चूल्हे पे, पतीला क्या होगा? पतीले को तुमने चूल्हे पे रखा खाना बनाने के लिए, तो पतीला गर्म होगा। हाँ, तो पतीला जब गर्म होगा तो अब बताओ पतीला क्या कोई भी एनर्जी ले लेगा या फिर कोई डिस्क्रीट एनर्जी ही लेगा? यहां ध्यान से सुनना, पतीला कोई भी एनर्जी ले लेगा या कोई डिस्क्रीट एनर्जी ही लेगा? कोई भी एनर्जी लेगा। तुम थोड़ा सा भी गर्म कर, नहीं डिस्क्रीट नहीं लेगा, वो कोई भी एनर्जी ले लेगा। तुम गैस पे बनाओ, तुम चूल्हे पे बनाओ, तुम मोमबत्ती पे भी रख दो। तो व्हेन यू हीट एनर्जी, सी व्हेन यू हीट समथिंग, जब तुम किसी चीज को हीट करते हो तो यहाँ पे एटम्स यानी कि न्यूक्लियस जो है वो काइनेटिक, न्यूक्लियस अक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी अक्वायर करता है, तो जब न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी अक्वायर करता है तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन जो है वो कंटिन्यूअस है। ये समझ में आया? अरे पहले जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो भावेश। यदि तुम किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो उसमें यदि न्यूक्लियस, जैसे मान लो पानी गर्म किया तो पानी का मॉलिक्यूल उछलने लगता है ना, तो तुम्हें लगता है इलेक्ट्रॉन उछलता है, वो तो एक्चुअली में न्यूक्लियस उछल रहा है, एटम उछल रहा है। तो जब तुम किसी चीज को गर्म करो और वो वापस ठंडा होगा, तो एनर्जी जो इमिट करेगा वो एनर्जी इमिट करता है श्रेयस कुलकर्णी। देखो मैं समझा रहा हूँ सीधा सा, तुमने एक पतीला लिया चूल्हे पे डाल दिया, पतीला गर्म हो गया, ठीक है? अब पतीला गर्म हो गया तो तुमने रख दिया नीचे, अब पतीला ठंडा होगा तो पतीला एनर्जी अब्सॉर्ब किया, पतीला एनर्जी इमिट किया। ये समझ में आया या नहीं आया? या अब तेल गरम में पकोड़े डाल दो, पकोड़े तल गए, पकोड़ा गर्म हुआ, पकोड़ा ठंडा आया हुआ। तो अब जो लेड से गर्म होने का प्रोसेस है उसमें काइनेटिक, या पानी गर्म करोगे तो पानी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा। तो जो गर्म होने का प्रोसेस है, एक सेकंड मुझे एक कॉल आ रहा है, तुम लोग तब तक इसको लिखो ना, एक मिनट। हेलो, चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। सी, ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ, कंटिन्यूअस का मतलब क्वांटाइज नहीं है, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस, इट इज नॉट क्वांटाइज। जैसे तुम किसी चीज को एनर्जी देते हो, लेट अस से तुम एनर्जी दे रहे हो किसी चीज को, जैसे तुम गर्म कर रहे हो, पतीले को गर्म कर रहे हो, तुम किसी भी चीज को गर्म कर रहे हो, पकोड़े तल रहे हो, पकोड़ा गर्म हुआ, पकोड़ा ठंडा हुआ, तो इस प्रोसेस में वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं मैटर, एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है लकड़ी, जो बड़े, जो वाइड लेवल पे हम लोग बात करेंगे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस क्या करता है? एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स, एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स कंटिन्यूअस एनर्जी। यहाँ पे कंटिन्यूअस एनर्जी एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है। समझ में आया? नहीं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन सेम टाइम पे होता है, बट यदि तुम किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है और इमिट कम कर रहा है, ठीक है? और यदि कोई चीज को ठंडा कर रहे हो तो इमिट ज्यादा कर रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है। तो अब जो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूअस होता है, जो न्यूक्लियस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूअस होता है। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूं। यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स कंटिन्यूअस एनर्जी। एवरीबॉडी क्लियर?
अरे जैसे तुम पतीला गर्म कर रहे हो, चूल्हा पे कुछ भी रख रहे हो, तो वो गर्म हो जाता है, सारा एनर्जी लेता है। बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इन आइसोलेटेड स्टेट या फिर इन एन आइसोलेटेड एटम, द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स डिसकंटिन्यूअस एनर्जी। ये समझ में आया या नहीं आया? देखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होती है। तुम बाद में चल के ये पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअल कैरेक्टर शो करता है, बट न्यूक्लियस की एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती है, ठीक है? एटम की एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट कर रहा है वो क्वांटाइज्ड होगा। जो एनर्जी मैटर या एटम, तुम्हारा चूल्हा, तुम्हारा पकौड़ा, तुम्हारा जो भी है पतीला, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट कर रहा है, दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड। इज दैट क्लियर? से यस और नो? देखो मैं फिर से समझा देता हूं। हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जैसे तुम मान लो किसी चीज को गर्म करते हो, जैसे तुम पतीला गर्म कर रहे हो, तो यार वो सारी एनर्जी ले लेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ना कुछ एनर्जी लेगा और कुछ छोड़ेगा। तो जो मैटर को एनर्जी, जैसे तुम लकड़ी गर्म कर रहे हो, तुम लकड़ी जला रहे हो, पेपर जला रहे हो, तो वो तो सारा एनर्जी ले लेता है ना। इज दैट क्लियर? वो सारा एनर्जी ले लेता है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो वहां पर जो एनर्जी ले करके उसके एक्चुअल में एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे पानी गर्म करोगे तो पानी उछलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? The atoms acquire kinetic energies। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा तो भाग जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। तो यानी तुम किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो इनिशियल लेवल पे एटम ही काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं। अब देखो, हम लोग जो बात कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम, मतलब एक एटम बिल्कुल अलग है। और हम देखो, अब तक जो थ्योरी पढ़े हैं, हम हाइड्रोजन एटम की बात की है। और हाइड्रोजन एटम H2 के फॉर्म में नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दोगे और वो इतना एनर्जी दोगे कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सके, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट करेगा वो क्वांटाइज्ड होगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे अभी भी नहीं आया? यही कहानी है कि जो एनर्जी हम देते हैं एटम को, वो क्वांटाइज नहीं होता है। बट जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेता है और देता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का बेसिक अंतर तुम्हें समझ में आ गया हो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का कोई डेफिनेशन नहीं है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब सारे वेवलेंथ कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है? और बीच में ऐसा डेफिनेशन वही है, कंटिन्यूअस का मतलब सारे पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बीच में कोई, अरे जैसे मान लो बीच में कोई वेवलेंथ छूट नहीं गया तो कंटिन्यूअस है ना। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस, बीच में कुछ नहीं है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट। अब देखो डिस्क्रीट में क्या होता है, ये सबने लिख लिया था। डिस्क्रीट में क्या है, मान लो ये है सोर्स है जहां से डिस्क्रीट आ रहा है, ठीक है? वो सोर्स क्या है, विल सी। और उस सोर्स से डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा को प्रिज्म से पास किया, तो अब ये सारा इमिट करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन का पार्ट फिर से, अरे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। श्री, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, बट न्यूक्लियस की एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती है। पतीले की एनर्जी क्वांटाइज नहीं है, कुछ भी एनर्जी ले सकता है, कुछ भी एनर्जी इमिट कर सकता है। इज दैट क्लियर श्री या नहीं है? अरे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड है ना। अरे यार ये लोग जवाब भी नहीं देते। तो इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो ऑब्वियसली जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन वही क्वांटाइज्ड होगा ना। और जो एनर्जी एटम वगैरह एब्जॉर्ब एमिट करेगा वो डिस्क्रीट नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? तो अब मान लीजिए डिस्क्रीट है, इसका मतलब क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कलर्ड बैंड्स। कलर्ड बैंड्स। तुमने अपने नोटबुक के पीछे एक बारकोड देखा है? बारकोड, बारकोड क्या होता है? जैसे कि यदि यदि ये बैंड है, सी यहां हम इसको बोल रहे हैं बैंड स्पेक्ट्रा।
बैंड स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? जैसे मान लो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे विवग्योर में से कुछ कलर्स दिखे, एक सैंपल एग्जांपल ले रहा हूं, विवग्योर में से सारे कलर नहीं दिख रहे हैं, वी दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये दिख रहा है, मान लो 4 दिखा, तो यहाँ पर तुम्हें एक कलर बैंड बी का दिखेगा, फिर बीच में छूट जाएगा, फिर तुम्हारे कलर बैंड ये दिखेगा ब्लू, फिर तुम्हारे पास एक कलर्ड बैंड आ जाएगा येलो, फिर तुम्हारे पास एक कलर्ड बैंड आएगा रेड। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। जैसे मान लो रेड ड्रॉ करना है, तो सपोज यहाँ पे रेड आया, बीच में कुछ नहीं होगा, राइट? फिर नहीं, कैंडल फ्लेम अलग है, यहाँ पर तो हम इमिशन फ्रॉम येलो देख रहे हैं, येलो नहीं है क्या? ठीक है, यहाँ येलो दिखा, सो लाइकवाइज इस तरह का कुछ पैटर्न दिखेगा, फिर यहाँ पे ब्लू और यहाँ वॉयलेट दिखेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे यदि ये इमिशन जो है, यदि ये इमिशन सारे नहीं हो रहे हैं, कुछ सेपरेट कलर ही हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिखेंगे? कलर्ड बैंड दिखेंगे ना। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा की। लेट अस टॉक अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा। अब मान लो लाइन स्पेक्ट्रा क्या है? ये तो बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स इमिट करते हैं, राइट? तो बैंड स्पेक्ट्रा में क्या बैंड्स मिलते हैं इस तरह के कलर्ड बैंड्स। दिस इज कलर्ड बैंड्स। हमें यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा लाइंस, यहाँ पे हमें मिलेगा लाइन। मतलब क्या है दिखते हैं। मान लो ये सोर्स है, ठीक है, दिस इज सोर्स, और इसका लाइट को हमने पास किया किससे? प्रिज्म से। अब ये हाईली डिस्क्रीट है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा पता है? यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कलर्ड लाइंस। यहाँ पे क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा। यहाँ पर तुमको बिल्कुल बारकोड टाइप मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल बारकोड टाइप इस तरह से लाइंस मिलेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे मान लो एग्जैक्टली 690 पे इमिशन हो रहा है, फिर मान लो 880 नैनोमीटर पे हो रहा है, तो यहाँ पर तो एक ही फोटोन आया, तो लाइन मिलेगा इस तरह से। ये समझ में आया या नहीं आया? देखो बेसिक चीजें जो हम समझने हैं, हमें समझनी है, वो बेसिक चीज ये है कि एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं कंटिन्यूअसली, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट करता है डिसकंटिन्यूअसली। अब मॉलिक्यूल्स के केस में कलर्ड बैंड्स मिलते हैं, जो हमें नहीं पढ़ना है। एटम्स के केस में हमें क्या मिलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा। इट इज इमिटेड बाय एटम्स। ओके, ये लिखना है क्या? पीडीएफ तो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अभी तो 2 मिनट ही है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसमें किसी को डाउट है? प्रिज्म तो सेम टाइप ऑफ एटम का ही बना होगा। वो क्या करता है? लाइट को डिस्पर्स करता है। यहाँ पे सोर्स मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे सोर्स एटम होंगे। वाई आइसोलेटेड एटम? बिकॉज देखो एटम यदि आइसोलेटेड नहीं है तो वो H2 बना देगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ में आया? जो एटम्स मॉलिक्यूल इमिट कर रहे हैं वो एक बार लिखवा दो। हाँ वो लिखवा दूंगा अभी। लाइन स्पेक्ट्रा वंस मोर। देखो लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? सी, तुम्हें लाइन स्पेक्ट्रा यदि समझना है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या, मैं एक बार समझाता हूँ। मान लो, सी सुन लो, इसको एक अलग एग्जांपल से देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम है, तुमने इसको बहुत सारे फोटोन से एक्साइट कर दिया, ठीक है। कंसिडर कंसिडर वन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है। इट इज नाउ एक्साइटेड, इट इज नाउ एक्साइटेड टू, जैसे मान लो n इज इक्वल टू 5, ये हम इसको एक्साइट कर लिए। अरे रुक तो जाओ, एक साथ में सारी चीजें थोड़ी बता सकता हूँ। हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन एटम को हमने एक्साइट कर दिया, कहाँ पे? 1 2 3 4 5, ठीक है। इट इज एक्साइटेड टू 5 एंड देन एनर्जी इज स्टॉप्ड, एनर्जी इज स्टॉप्ड। तो अब तुमने इसको 5th स्टेट पे एक्साइट करके एनर्जी देना बंद कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है ये डी एक्साइट होगा?
एवरीबडी, ये डी एक्साइट होगा ना। अब मान लो 1 के जगह पे डी एक्साइट होगा, तो यहां तुम्हें क्या मिलेगा, देन डी एक्साइटेशन विल बी ऑब्जर्व, देन डी एक्साइटेशन विल बी ऑब्जर्व, देन डी एक्साइटेशन विल बी ऑब्जर्व, यहां पे तुम्हें डी एक्साइटेशन देखने को मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो यदि तुम्हारे पास मल्टीपल एटम्स है, समझ लो मल्टीपल एटम्स हैं, तो अब देखो क्या हो सकता है, वो कैसे उतर सकता है, 5 से 1 डायरेक्टली आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 आया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है तो 5 से 1 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 5 से 4 जाए, 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से 1, ऐसा भी हो सकता है 5 से 3 आए, 3 से 1 आ जाए। समझ में आया? तो अब मान लो जैसे हम एक बात करते हैं, ये इमिशन हुए 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1, ये 4 इमिशन हुए हाइड्रोजन एटम में, ये 4 इमिशन हुए। तो अब इन इमिशन को प्रिज्म से पास करोगे तो प्रिज्म क्या करता है, इन चारों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ होंगी ना, तो यहाँ पर तुम्हें 4 लाइन मिलेंगे, यहाँ पर तुम्हें 4 लाइन मिलेंगे, और इन 4 लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन। अभी समझ में आया या नहीं आया? देखो मान लो तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, तुमने उसको एक्साइट कर दिया 5th स्टेट में, तुमने उसको एक्साइट कर दिया 5th स्टेट में, तो अब 5th स्टेट में एक्साइट करोगे तो नीचे आएगा ना, तो नीचे मान लो इस तरह से आता है कि 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो 4 फोटोन इमिट करेगा। अरे 4 फोटोन इमिट करेगा, ये नहीं समझ में आया? तो अब जब ये सोर्स है तुम्हारा और इसको तुम प्रिज्म से पास करोगे, तो प्रिज्म इन चारों फोटोन को अलग अलग कर देगा, तो तुम्हें 4 लाइन मिलेंगे। तो इन 4 लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस। और मान लो ऐसे बहुत सारे इमिट करेगा, तो क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हें इस तरह से मिलेगा बारकोड टाइप का पैटर्न, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। अब लाइन स्पेक्ट्रा समझ में आया या अभी भी नहीं आया? अरे हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर दिया 5 स्टेट पे, तो वो नीचे उतरा 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो फिर इन चारों को प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कर देता है, तो यहाँ तुम्हें 4 लाइंस मिल जाएंगे 4 प्रोटोन के हिसाब से, और इनको बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइन। ये लाइन बहुत सारे हुए, ये लाइंस बहुत सारे हुए, तो तुम्हें ये बारकोड टाइप का पैटर्न मिलेगा। इज दैट क्लियर नाउ? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछो। इलेक्ट्रॉन को हमने 5वीं स्टेट पे एक्साइट किया, तो जब वो 5वीं से नीचे डी एक्साइट होगा, तो डी एक्साइट होगा तो बहुत सारे क्या करेगा, बहुत सारे 4 फुट, जैसे हमने यहाँ 4 एग्जांपल दिया है, तो 4 लाइन इमिट करेगा, प्रिज्म जो है चारों को अलग कर देगा, तो तुम्हें 4 लाइन मिल जाएंगे। हाँ इसका मिल जाएगा पीडीएफ, और उन 4 लाइंस को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अभी इनमें किसी को डाउट है तो यू कैन वेट, और यदि डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं, आपका होमवर्क ग्रुप में आ जाएगा। स्पेक्ट्रल लाइन में किसी को डाउट है तो पूछ लो। लाइन और बैंड का डिफरेंस ये है कि लाइन स्पेक्ट्रा एटम इमिट करता है, और बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स इमिट करते हैं। मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ोगे, वो तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो वो हमें नहीं पढ़ना है अभी, हमें सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल नहीं समझा, कौन सा सुमति नहीं समझी तुम? दोनों सेम ही है ना। 4 टाइम्स डी एक्साइट, अरे देखो 4 बार डी एक्साइट हुआ तो 4 लाइन मिलेगा, यदि 10 बार डी एक्साइट हुआ तो 10 लाइन मिलेगा, 20 बार डी एक्साइट हुआ, जैसे मान लो तुम n = 20 पे भेज दिए, तो उसमें जितने लाइंस बनेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। सुमति तुम्हारा क्या डाउट है? हाँ रजत, तुम्हारा आंसर तुम्हें मैंने दे दिया, यहाँ पे 4 बार डी एक्साइटेशन हुआ तो 4 फोटोन आएगा, तो प्रिज्म उन सबको सेपरेट करके 4 लाइन दिखा देगा। सुमति, इज योर डाउट क्लियर नाउ?
हाँ, यदि 5 से डायरेक्टली एक आया तो रजत एक ही लाइन होगा। हाँ ठीक है, समझ गया। 5 से 1 में डायरेक्टली डी एक्साइट हुआ तो एक ही लाइन मिलेगा। और किसी को कोई डाउट है? सर हाँ सर बोलो। वो लाइन स्पेक्ट्रम में वो कलर है क्या, कलरलेस है वो लाइंस? जैसे मान लो यदि विजिबल होगा, विजिबल रेंज में आएगा, जैसे तुमने पढ़ा है ना, विजिबल के अलावा बहुत सा, हाँ बहुत सारा होता है, तो यदि विजिबल रहा तो कलर दिखेगा। समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यदि विजिबल है तभी दिखेगा ना तुमको। हेलो, हाँ मिल जाएगा। अरे यार किसने पूछा था, जवाब तो दो। अरे यार, इज दैट क्लियर? अनम्यूट ही हो तुम, बोलो। सर मतलब वो कुछ भी कलर भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। यदि विजिबल में है तो कलर होगा, इंफ्रारेड में थोड़ी कलर होगा, तुम सिर्फ विजिबल ही देख सकते हो ना। हेलो, जो विजिबल होगा उसका एक कलर होगा। ठीक है, वैभव तुम्हारा क्लियर हो गया डाउट? बोलते भी नहीं। वैभव क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कितना डी एक्साइट होगा वो हम लोग आगे देख लेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया था कैसे स्पेक्ट्रल लाइन बनता है।